हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में बेसिक इंट्रोडक्शन गणित के बारे में हम लोगों ने देखा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। इन सब के बारे में हम लोगों ने विस्तार से देख लिया था। अब हम लोग अगला लेक्चर नंबर तीसरे में देखने वाले हैं भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य संख्याएं। भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य संख्याओं से जानने से पहले हम लोग चलिए पढ़ते हैं गुणा और गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणा और गुणनखंड किसे कहते हैं। गुणा और इस तरफ हम लिख दे रहे हैं गुणनखंड। गुणा और गुणनखंड किसे कहते हैं। सर्वप्रथम हम लोग इनका अंग्रेजी मीनिंग समझेंगे। गुणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मल्टीपल। और गुणनखंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैक्टर। क्या कहते हैं, फैक्टर। अभी आप लोग कहीं भी गुणा को और नाम से जानेंगे, गुणज। क्या इसे कहते हैं, गुणज भी कहते हैं, गुणा या गुणज। आप लोग जानते रहिए गुणा को गुणा या गुणज, गुणा को क्या कहते हैं, गुणज या गुणा कहते हैं। यानी गुणा का दो नाम हुआ, गुणज या गुणा, और गुणनखंड का सिर्फ इसे गुणनखंड ही कहते हैं। तो गुणा किसे कहते हैं हम लोग जानते हैं। हम लोगों ने 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, 5 का गुणा, बहुत सारी संख्याओं का हम लोगों ने गुणा पढ़ा होगा। तो भाई 2 का गुणा क्या होता है, 2 का गुणा क्या होता है भाई। अब 2 का गुणा यानी 2 किस किस संख्याओं को विभाजित करेगा, 2 किस किस संख्याओं को विभाजित करेगा। तो भाई देखिए 2 के गुणे में या 2 के पहाड़ा में, क्या किस में, 2 के पहाड़े में तो कौन कौन आता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार से गुणा कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक। चलिए अगला देखते हैं 3 का गुणा। किसका देखते हैं, 3 का गुणा। ध्यान रखिए आप गुणा को गुणज भी कह सकते हैं। अब 3 का गुणा क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 31, 33, 36, 39, 42, 45, इसी प्रकार से डॉट 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 डॉट। यानी आप लोग देख रहे होंगे गुणा क्या होता है। गुणा सिर्फ कुछ और नहीं, सिर्फ आपका क्या होता है, पहाड़ा होता है। क्या होता है, पहाड़ा। इस प्रकार हम गुणा के क्या कह सकते हैं, पहाड़ा। हम लोग जो पहाड़ा पढ़ते हैं उससे क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। तो भाई 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारे पहाड़ा पढ़े हैं। तो इसमें से आप लोग जानते रहिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो 2 का गुणा है, कहीं भी इसका अंत नहीं हो रहा। आप इसका अंत कहाँ पर हो रहा है, पता नहीं किस अंक पर। 102 भी 2 से कटेगा, 104 भी 2 से कटेगा, 1000 भी 2 से कटेगा, 1,00,000 भी 2 से कटेगा। यानी जो कटेगा, यानी ये गुणा कहने का अर्थ है किसको किसको ये काटेगा। तो भाई 2 किसको किसको काटेगा, 2 को काटेगा, 4 को काटेगा, बहुत सारी संख्याओं को काटेगा। तो इसका मतलब गुणा का क्या होता है, अंत नहीं होता है। यानी गुणा क्या होता है, ये नोटेड पॉइंट है। गुणा क्या होता है, गुणा असीमित होता है। क्या होता है, असीमित होता है। यानी किसी भी चीज़ का, हम किसी भी 8 का गुणा कह दीजिए, 8 का गुणज बताइए, 8 के कितने गुणज होंगे, 8 के कितने गुणज होंगे, अनंत गुणज होंगे। 8 के कितने गुणज होंगे, अनंत गुणज होंगे। भाई जो 8 के गुणा में आए वही क्या कहलाता है, 8 का गुणज। या वो 8 किस किस संख्याओं को विभाजित करेगा। इसी प्रकार गुणा को गुणा क्या होता है, असीमित होता है। इसको भाई नोटेड है, ये गुणा असीमित होता है। तो गुणा हमने लोग देखा कि ये किस किस को विभाजित करेगा। इसमें एक नोट पॉइंट है, गुणा
गुणा में संख्या किसको किसको विभाजित करेगा, किसको किसको विभाजित करेगा। तो गुणा में संख्या किसको किसको विभाजित करेगा, तो ये जानते रहिए गुणा में संख्या किसको किसको विभाजित करेगा। अभी मैं आपसे पूछ लूँ 8 के गुणज बताइए, 8 के गुणज बताइए। तो 8 के गुणज आप क्या बताएंगे, 8 एक्का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। 8 के कितने गुणज होंगे, तो किसी भी गुणज मतलब कितने गुणज होंगे, अनंत गुणज होंगे। तो 8 के कितने गुणज होंगे, अनंत गुणज। या किसी भी संख्या के हम लोग कितने गुणज मान सकते हैं, अनंत गुणज मान सकते हैं कि नहीं, होता है कि नहीं। जैसे हमने पूछा आपके 2 के गुणज बताइए, तो आप 2 का पहाड़ा चालू कर देंगे। यहाँ तक कि हमने पूछ लिया आपके 2 के प्रथम 4 गुणज बताइए, तो 2 4 6 8 ही ना। अगर हमने वहाँ शर्त देखिए प्रथम 4 गुणज बताइए, तो आप कुछ स्थान जाने के बाद 4 स्थान जाने के बाद रुक जाएंगे। लेकिन हमने पूछ लिया कि 2 के कितने गुणज होते हैं, तो आप वहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत। तो अगला हम लोग देखते हैं गुणनखंड। गुणनखंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैक्टर। क्या कहते हैं, फैक्टर। अब गुणनखंड और गुणा में थोड़ा सा ही अंतर है, जिसमें इस प्रकार से अंतर था, गुणा में संख्या किसको किसको विभाजित करेगा। गुणा में संख्या जो आएगी वह किसको किसको विभाजित करेगा। लेकिन गुणनखंड में इसके जस्ट विपरीत। गुणनखंड कहने का अर्थ है कि संख्या जो भी आपको संख्या दी रहेगी, जो भी आपको संख्या दी रहेगी, वह संख्या गुणनखंड क्या होता है, संख्या किससे किससे विभाजित होगा, किससे किससे विभाजित, किससे किससे विभाजित होगा। गुणनखंड में देखिए संख्या कोई भी आपको दे रहेगी, वह संख्या किससे किससे विभाजित होगा, और जिससे जिससे वह विभाजित होगा वही उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। वही उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। जिस जिस संख्या से वह विभाजित रहेगा वही उसका क्या होगा भाई, गुणनखंड होगा। तो देखते हैं एक किस किस संख्या से विभाजित है, एक किस से विभाजित है, एक सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित है। किससे विभाजित है, एक से विभाजित है। तो एक के कितने गुणनखंड हुए, एक के कितने गुणनखंड हुए, एक के कितने गुणनखंड हुए, एक। 2 देखिए किससे किससे विभाजित है, 2 किससे किससे विभाजित है, एक से भी विभाजित है कि नहीं। 2 जो संख्या वो एक से भी विभाजित है और 2 स्वयं से भी विभाजित है, यानी 2 से भी तो 2 विभाजित है। इसके अलावा 2 किसी और संख्या से विभाजित नहीं है। तो इसके में कौन कौन से गुणनखंड हुए, 1 और 2, 1 और 2 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। 1 और 2 के क्या हो गए, गुणनखंड। तो इसमें कुल कितने गुणनखंड हुए, 2 गुणनखंड। और इसमें कितने गुणनखंड हुए थे, 1 गुणनखंड हुए थे। कितने गुणनखंड हुए थे, 1 गुणनखंड। और इसमें 2 गुणनखंड। अगला हम अंक लेते हैं 3। अब 3 किससे किससे विभाजित होगा भाई, 1 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। क्या 3 2 से विभाजित है, विभाजित होने का मतलब दशमलव में ना जाए भाई, कि दशमलव में जा रहा है तभी विभाजित हो रहा है। तो इस यहाँ विभाजित कहने का अर्थ है वह दशमलव में ना जाए। तो जब 3 का भागा 3 में देंगे तो कितना आएगा, जाएगा 1 आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए अब कोई कह रहा है ये 2 से विभाजित है, सही बात है। जब 3 का भागा 2 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो हमको दशमलव में नहीं जाना है, ये विशेषता ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो भाई 3 किससे किससे संख्या से विभाजित है, 1 और 3 से। यानी 1 और 3 से कौन विभाजित है, 3 विभाजित है। तो इसके कितने गुणनखंड हुए, 2 गुणनखंड भी इसके भी हो गए। अगला देखते हैं 4 के गुणनखंड समझते हैं। तो 4 के गुणनखंड मतलब 4 किस किस से विभाजित होगा। 4 पहली बात तो 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है। 4 1 से भी विभाजित है कि नहीं,
और 2 से भी विभाजित है कि नहीं, और 4 खुद 4 से भी है। पहली बात तो चाहे जो भी संख्या होंगी, 0 को छोड़कर चाहे जितनी संख्याएं होंगी वह पहली बात तो स्वयं से भी विभाजित है और 1 से भी विभाजित है, 0 को छोड़कर। तो भाई 4, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे 0 के लिए। तो 4 किससे विभाजित है, 1 से, 2 से और 4 से विभाजित है। तो इसके कौन कौन गुणनखंड हुए, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 हुए। यानी 4 के कितने गुणनखंड, 3 गुणनखंड। कितने गुणनखंड, 3 गुणनखंड। अब कौन कौन गुणनखंड, 1, 2, 4। तो भाई ये हुआ गुणा और ये हुआ गुणनखंड। गुणा कहने का अर्थ है वह किस किस संख्या को विभाजित करेगा, वह किस किस संख्या को विभाजित करेगा। और गुणनखंड कहने का अर्थ है कि वह किस किस संख्या से विभाजित होगा, और जिस संख्या से वह विभाजित होगा वही उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड। और इसमें वह जिस संख्या को विभाजित करेगा वही होगा उसका गुणज या गुणा। ये था गुणा और गुणनखंड के बारे में। आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए, तभी आपको भाज्य, अभाज्य, सम, विषम या सहवा संख्याएं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए हम लोग अब पहला पढ़ते हैं सम संख्याएं। गुणनखंड गुणा खत्म होने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब सम तथा विषम संख्याएं। अब हेडिंग डाल लीजिए सम संख्याएं, सम संख्या, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, विषम संख्या। सम संख्या, विषम संख्या। तो सम संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इवन नंबर। क्या कहेंगे, इवन नंबर। और विषम को क्या कहेंगे, ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो भाई सम विषम में हम लोग देखते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या में देखेंगे ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। जो 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, सम संख्याएं। जैसे 0 है वो भी 2 से विभाजित है, 1 2 से विभाजित नहीं है, लेकिन 2 2 से विभाजित है। फिर 4 भी 2 से क्या है, विभाजित है। 6 भी 2 से क्या है, विभाजित है। 8 2 से भी क्या है, विभाजित है। तो यहाँ पे हम सम संख्या में क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे हम, सम संख्या। अब 2 से पूर्णतः विभाजित देखते हैं कौन कौन होती है। 0 भी 2 से विभाजित है। यहाँ पे आप लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण में क्या लिखेंगे, 0 भी 2 से विभाजित है, 2 भी 2 से विभाजित है, 4 भी 2 से विभाजित है, 6 भी, 8 भी, 10 भी, डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब ये मत समझिएगा कि अब इनफाइनाइट है मत लिखिएगा, इसको डॉट 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 कर दीजिएगा। यानी आपसे पूछ सकता है कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं, अनंत हैं। तो भाई 0 भी 2 से विभाजित हो रहा है, 2 भी 2 से विभाजित हो रहा है, 4 भी 2 से विभाजित हो रहा है, 6 भी 2 से विभाजित हो रहा है, 8 भी 2 से विभाजित हो रहा है। अब आप लोगों को पूछ लेगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 0 होगी। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये तो 2 होता है, ये तो बता रहे हैं 0। तो आप लोग समझिएगा 0 भी 2 से क्या है, विभाजित है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 0 जरूर होगी। तो लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन 2 वाला पूछता है, वो भाज्य में रहता है। जैसा भी हो, यानी जैसा 0 होगा कि नहीं होगा, 2 होगा कि नहीं होगा, भाज्य में 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो वहाँ पे तो 2 नहीं आता है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम सिर्फ संख्याओं के बारे में पढ़े हैं, और संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, और वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्या दोनों होती हैं। तो काल्पनिक संख्या में हम लोगों को 11 में पढ़ना होता है, इसलिए हमने उसके बारे में ज़रा से भी जिक्र नहीं किया।
तो बस सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, शून्य होती है। और यह शून्य संख्या क्या है, परिमेय है, जो कि हम आगे वीडियो में हम लोग परिमेय के बारे में जानेंगे। यह शून्य संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। यही शून्य क्या है, पूर्णांक भी है। क्या है, पूर्णांक भी है ना भाई। तो लेकिन आप लोगों का पूर्णांक में हम लोगों ने पढ़ा था धनात्मक पूर्णांक। क्या पढ़ा था, धनात्मक पूर्णांक। तो भाई यदि आप लोगों से पूछेगा सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या, अब सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या तो इसमें जीरो, तो जीरो के लिए हम लोगों ने ऐसा केस देखा था, शून्य। शून्य क्या था, शून्य न तो धनात्मक था और न ही ऋणात्मक। ये केस हम लोगों ने देख लिया था, जानते रहिए आप लोग, ये केस हम लोगों ने देख लिया था। शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या। अब ऐसी सम संख्या जो क्या हो, धनात्मक हो और क्या हो, छोटी हो। तो जीरो तो न धनात्मक है न ऋणात्मक, तो बचा क्या, दो ना। तो इसीलिए सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या दो होती है। और जो हम लोग 9-10 में पढ़ने वाले हैं वो इसी दो के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोगों को सम और विषम संख्या में क्या पढ़ना है, धनात्मक संख्याएं पढ़नी है। क्या पढ़नी है, धनात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्या के बारे में हम लोगों को जानना ही नहीं है सम विषम में। इसीलिए हम कह रहे हैं आपके सिलेबस में ये जीरो नहीं दिया रहेगा, क्योंकि ये कंपटीशन में आप लोगों को पूछेगा तो आप लोग जीरो ही जवाब दीजिएगा। और हम लोगों को जो पढ़ना है वो धनात्मक संख्याओं के बारे में ज़्यादा पढ़ना है सम विषम में, इसीलिए हम लोगों को क्या दिया है, वो दो दिया है। तो अब एक क्वेश्चन और उठा कि हम धनात्मक सम संख्या दो है, तो आप लोग देख रहे होंगे सबके बीच का अंतर कितना है, दो ही है। सबके बीच का अंतर कितना है, दो है कि नहीं। तो यानी जीरो में दो जोड़ेंगे दो, दो में दो जोड़ेंगे चार, चार में दो जोड़ेंगे छः, छः में दो जोड़ेंगे आठ, आठ में दो जोड़ेंगे 10। यानी हम सम संख्या को किसी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, सम संख्या को, यानी प्रत्येक सम संख्या को, जितनी भी संख्याएं हैं, प्रत्येक सम संख्या को, प्रत्येक सम संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं। जितनी भी सम संख्या उनको किस रूप में लिख सकते हैं, 2q के रूप में, 2q के रूप में हम लिख सकते हैं। अब आप लोग कहीं सोच रहे होंगे कि यहाँ q क्यों आ गया। अब भाई यहाँ पर q के लिए कुछ खास है, जहाँ q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर क्या होगा भाई, जहाँ q बराबर क्या होगा, प्राकृत संख्या। क्या होगी, प्राकृतिक संख्या। यदि q बराबर प्राकृतिक संख्या हुई तो q का मान 1 रखेंगे तो 1 का 2, q का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4। तो आपको कौन सी संख्या मिलेगी, प्रत्येक सम संख्या नहीं, प्रत्येक धनात्मक सम संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रत्येक धनात्मक सम संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं, 2q के रूप में। आपको कहीं कहीं यही दिया रहेगा 2m के रूप में। यही कैसे दिया रहेगा, 2m के रूप में। जैसे आप लोग समझिए 2q लिखिए या 2m लिखिए या 2x लिखिए। बस आपको यहाँ पर या ABCD का आप लोग चाहे जो लेटर लिखिए, ये आप लोगों को कहीं दिया रहेगा 2p दिया रहेगा। तो ये q m x p क्या है पता है, ये क्या है, कोई एक पूर्णांक होगा। अगर धनात्मक पूर्णांक हुआ, क्या हुआ, यदि q बराबर क्या हुआ, यदि q बराबर क्या होगा भाई, धनात्मक पूर्णांक। क्या होगा, यदि q बराबर धनात्मक पूर्णांक हुआ, क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक। यानी धनात्मक पूर्णांक को याद होगा आपको, ऐसा पूर्णांक जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, धनात्मक हो। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। तो धनात्मक पूर्णांक में यही संख्याएं थी ना। तो इन्हीं संख्याओं को आप लोग समझिए और क्या कहेंगे हम लोग, प्राकृत संख्या। क्या कहेंगे,
प्राकृतिक संख्या। तो जहाँ q बराबर यदि प्राकृतिक संख्या दिया होगा तो आपको हमेशा कौन सी संख्या निकलेगी, धनात्मक संख्या। यदि q बराबर पूर्णांक दिया होगा, यदि q बराबर आपको दे दिया पूर्णांक, तो वहाँ से आपको क्या मिलेंगी, q बराबर पूर्णांक, पूर्णांक में आप लोग जानते हैं शून्य भी आता है, धनात्मक भी आती है और ऋणात्मक भी, यानी आपको पॉजिटिव संख्याएं भी सम संख्याएं मिलेंगी और निगेटिव भी संख्याएं सम संख्याएं मिलेंगी। तो जीरो ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक, तो भी सम संख्या में आ जाएगा, क्योंकि q पूर्णांक में शून्य आता है और वो भी 2 से विभाजित होगा जीरो। तो इसीलिए आप लोग समझते रहिए यहाँ पे कथन क्या कह रहा है। अगर प्रत्येक धनात्मक सम संख्या को कहेगा तो किस रूप में, 2q के रूप में लिखेंगे। यदि और कोई पूर्णांक के लिए कह दिया, लेकिन वहाँ पर q मैटर करेगा ये। यदि q बराबर बोल दिया धनात्मक पूर्णांक है तो कौन सी संख्या आएंगी, धनात्मक प्राकृतिक संख्या आएंगी। जैसे 2 गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2, 2 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4। इसी प्रकार आप 2 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो आपको ये जितनी संख्या मिल रही है वो क्या मिल रही हैं, धनात्मक ही संख्या मिल रही है ना। और धनात्मक है ठीक है, लेकिन क्या है, धनात्मक सम संख्या है। क्या है, धनात्मक सम संख्या है। लेकिन यदि आपको q बराबर सिर्फ पूर्णांक लेना हुआ, q बराबर सिर्फ क्या लेना हुआ, पूर्णांक लेना हुआ। अभी विषम हम लोग बाद में देखेंगे, अब पहले यहाँ पे विस्तार से समझ लेते हैं। यदि आपको q बराबर सिर्फ पूर्णांक लेना हुआ तो आप देखिए पहले पूर्णांक। अब लोग पहले पूर्णांक में हम लोग देखते हैं कौन कौन आता है। जीरो आता है, धनात्मक आता है, और क्या आता है, ऋणात्मक की संख्याएं आती है ना। और क्या आता है आपको, ऋणात्मक की संख्याएं। तो भाई अगर q बराबर पूर्णांक हुआ तो यदि हम 2 गुणे, अब 2q के रूप में लिखे हैं तो q की जगह क्या रखेंगे, पूर्णांक, इन्हीं पूर्णांकों को रखेंगे ना। तो एक बार 2 गुणे 0 रखिए तो कितना आ जाएगा, 0। अब 2 गुणे -1 रखिए कितना आ जाएगा, -2। अब 2 गुणे -2 रखिए कितना आ जाएगा, -4। अब 2 गुणे -3 रखिए कितना आ जाएगा, -6। इस प्रकार आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें जो संख्याएं वो ऋणात्मक ही नहीं आ रही हैं, बल्कि क्या आ रहा है, शून्य भी आ रहा है। क्या आ रहा है, शून्य भी आ रहा है। इसीलिए आप लोगों को बताया, वहाँ पे आप लोगों को ऐसा कथन ही दिया रहेगा कि आप लोग शून्य नहीं मारेंगे, क्या मारेंगे, 2 मारेंगे। यदि आपको 0 आ जाएगा तो आप लोग 0 को ज़रूर से ज़रूर अपॉर्चुनिटी दीजिएगा, क्योंकि शून्य भी 2 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। अब इसी प्रकार देखिए आप, अब धनात्मक संख्या ले रहे हैं, 2 गुणे 1 बराबर 2, 2 गुणे 2 बराबर 4, 2 गुणे 3 बराबर 6, 2 गुणे 4 बराबर 8। तो यहाँ पे तो धनात्मक की संख्याएँ आई, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या आई और 0 भी आया। यानी q बराबर पूर्णांक के लिए धनात्मक, ऋणात्मक और 0 भी आ रहा है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी आ रहा है 2q के लिए, q बराबर सिर्फ पूर्णांक होने के लिए। लेकिन q बराबर सिर्फ धनात्मक पूर्णांक होने के लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी धनात्मक सम संख्या। तो प्रत्येक धनात्मक सम संख्या को हम किस प्रकार के लिख सकते हैं, 2q के रूप का लिख सकते हैं। ये आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते रहिएगा, यही इसमें समझाना था। और सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या 2 होती है, लेकिन सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1 होती है, क्योंकि शून्य न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। और ये भी जानते रहिएगा, धनात्मक पूर्णांक को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। क्यों कहते हैं, आप लोग को नीचे दिया रहेगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जितनी भी संख्याएं आती हैं वे सभी किसमें आती हैं, धनात्मक पूर्णांक में ही आती हैं। इस प्रकार से आपका सम संख्या हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसी में विषम संख्या। विषम संख्या के लिए भी इसी प्रकार से है, तो वहाँ से हम लोग समझते हैं। इतना ही इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट था। विषम संख्या, अब विषम संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओड नंबर, ओड नंबर। अब भाई विषम संख्या किसे कहते हैं, बस जैसे हम लोगों ने सम संख्या पढ़ा था, अब इसी सम का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या। और फिर ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः
विभाजित न हो, उसने क्या कहेंगे हम लोग, विषम संख्या। अब इसमें कौन कौन सी संख्या आएंगी जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी, तो सर्वप्रथम 1 आ जाएगा। अभी 0 2 से पूर्णतः विभाजित है भाई, क्योंकि उसका शेषफल कितना जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो भाई ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ये ध्यान दीजिएगा, ना हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, विषम संख्या है। 1 भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है लेकिन वो दशमलव में जाएगा, तो हमें दशमलव में ले जाना नहीं है। अगला हम लोग देखेंगे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 डॉट इसी प्रकार से आपकी बहुत सारी संख्याएं भी इसमें भी आ जाएंगी। यानी विषम संख्या में कितनी आती हैं, अनंत संख्याएं आती हैं। और इसमें भी हम लोग देखेंगे अब सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, इसमें से यही सब इम्पोर्टेंट है भाई। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या में कौन आ रहा है, 1। कौन आ रहा है, 1। और आप लोग याद कीजिए, ये एक जगह और आ रहा था, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या में भी क्या आ रहा था, 1 ही आ रहा था। तो सबसे छोटी विषम संख्या में भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या को भी किसी न किसी रूप में तो लिख सकते हैं। अब विषम संख्याओं को पहले देखिए, सबके बीच का अंतर कितना है, सबके बीच का अंतर कितना है भाई, सबके प्रत्येक संख्या के लगातार प्रत्येक संख्याओं के बीच में अंतर कितना है, 2 का है। कितना है, 2 का है। तो इस प्रकार को हम विषम संख्या को देखिए, 2q, 2 का अंतर है, 2q + 1 के रूप में लिख सकते हैं, 2q + 1 के रूप में लिखते हैं। हमने आपको अभी बताया है सम संख्या को 2q के रूप में और विषम संख्या को 2q + 1 के रूप में लिखते हैं, 2q + 1 के रूप में लिखते हैं। क्योंकि 2q को हम लोग किस रूप में लिखते हैं, सम संख्या में। अब सम संख्या में अगर हम 1 को क्या करते जाएं, जोड़ते जाएं, क्या करते जाएं, जोड़ते जाएं। जैसे 0 था, 0 में 1 जोड़ दें, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 था, 2 में 1 जोड़ दें, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 था, 4 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो वही है, सम संख्या को 2q के रूप में और विषम संख्या में उसमें 1 जोड़ते चले जाओ, आपको विषम संख्या मिलती चली जाएगी। तो विषम संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, 2q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये q बराबर क्या होना चाहिए। अब जहाँ q बराबर क्या होना चाहिए, जहाँ q बराबर क्या होना चाहिए भाई, पूर्ण संख्या। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। प्रत्येक विषम संख्या के लिए या प्रत्येक विषम धनात्मक संख्या के लिए प्रत्येक विषम को हम 2q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ q बराबर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन आता है, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट। अब यहाँ पर हम मान रख के देखते हैं कि अपनी विषम संख्या आती है या नहीं। चलिए देखते हैं, 2 गुणे, अब q का मान क्या है, 0 + 1, तो कितना आ जाएगा, 2 शून्य 0, 0 + 1 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं। अब इसी प्रकार अगला देखते हैं, ये q बराबर क्या था, 0 था। अब q बराबर क्या है, 1 है। पूर्ण संख्या रखना है ना भाई, पूर्ण संख्या में देखिए 0 धनात्मक की संख्या आ रही हैं, तो हमने 0 को रखा, क्या पाया, 1 पाया। अब 1 को रख रहे हैं, देखते हैं क्या पाते हैं, तो 2 गुणे 1 प्लस यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 2 1 का 2 और +1 कितना आ जाएगा, 2 और 1 3। अगली देखिए मिल गई कि नहीं संख्या। अब q बराबर क्या रखेंगे, 3 रखें, सॉरी q बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे, अब q की जगह क्या रखना है, 2 + 1 था, 1 है, तो 2 दूनी 4 + 1 कितना आ जाएगा, 5। आप लोग देख रहे होंगे। अब अगला एक और चेक कर लेते हैं, q बराबर 3 रख कर, तो 2 गुणे q बराबर कितना रखना है, 3 + 1, 3 दूनी 6 + 1 कितना हो जाएगा, 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। यानी हम सम संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, 2q के रूप में, और विषम संख्या को 2q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देखते होंगे 1 3 5 7,
एक भी विषम संख्या छूट रही है। जब एक भी विषम संख्या नहीं छूट रही तो प्रत्येक विषम संख्या को प्रत्येक विषम संख्या को 2q + 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ q बराबर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और यहाँ पर q बराबर क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या। किसके के लिए, धनात्मक सम संख्या को लिखने के लिए। किसके लिए, धनात्मक सम संख्या को लिखने के लिए q बराबर प्राकृतिक संख्या, और धनात्मक विषम संख्या को लिखने के लिए q बराबर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और इसमें 2q + 1 है विषम में, और सम में क्या है, 2q है। अब q की जगह m n o या x y z कुछ भी ABCD का अक्षर आ सकता है, लेकिन वो रहेगा पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या। तो इस प्रकार से आपका सम खत्म हुआ और विषम संख्या खत्म हुई। यदि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा, ये आया होगा, ये दोनों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग वहाँ से पूछिएगा। याद रखिए, आपका यहाँ से क्वेश्चन बनना बोर्ड में फिक्स रहता है। कभी कभी आपको डायरेक्ट ही दे देगा बोर्ड में कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप के होते हैं, 2q + 1, q + 1, q + 3। तो वहाँ पर हम लोग q का मान अलग अलग रखेंगे और देखेंगे क्या प्रत्येक संख्याएं विषम संख्याएं आ रही हैं। यदि आ जाएंगे तो कह देंगे हाँ वो ऑप्शन सही है, यदि नहीं आएंगी तो कह देंगे वो ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार से सम विषम हम लोगों का ख़त्म होता है। जिनको नहीं समझ में आएगा तो एक बार से फिर से देखिएगा और आराम से आप लोग सुनिएगा, अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग इसके बाद देखते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत जगह पूछता भी है, बहुत लोग उसमें बचते भी हैं। तो उसका टॉपिक का नाम है भाई भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं। एक और हम लोग लिखेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य, एक और हम लिखेंगे भाज्य। अब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से क्या हैं, रिलेटेड हैं। क्या हैं, रिलेटेड हैं। एक हमारे आ जाएगा, अगला अपने आप हमारे आ जाएगा। तो अभाज्य संख्या में कौन कौन संख्या, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। और इसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या, प्राइम नंबर। और भाज्य संख्या को क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर या कंपोसाइट नंबर। जो अंग्रेजी में चाहे जैसा पढ़े भाई, बस उसकी मीनिंग आप सही शुद्ध लिखे रहिएगा। बस आप इसको चाहे कंपोसाइट पढ़िए चाहे कंपोजिट पढ़िए, जो आपकी इच्छा हो, कंपोजिट नंबर। तो भाई देखते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या होते क्या हैं। हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा, गुणनखंड। क्या पढ़ा था, गुणनखंड। तो याद रखिए गुणनखंड क्या होता था, गुणनखंड क्या होता था भाई, जो वह ऐसी संख्या वह किससे क्या होगी, विभाजित होगी। यानी गुणनखंड क्या होता था, सीमित। सॉरी वहाँ पे हमने नहीं बताया था, गुणनखंड क्या होता है, सीमित होता है। गुणनखंड कहने का अर्थ है कोई संख्या दो दी है या कोई भी संख्या दिया गया है, यह संख्या किससे विभाजित होगी। तो यह किससे डिवाइड होगी भाई, 1 से होगी और 2 से। तो यही 1 और 2 इसके क्या हैं, गुणनखंड हैं। तो गुणनखंड क्या होता है भाई, वहाँ पर हमने बताना भूल गया था आप लोगों को। गुणनखंड क्या होता है, सीमित होता है। क्या होता है, सीमित होता है। और एक बात और आप लोग जानते रहिएगा, गुणनखंड यानी आपका क्या होता है, म स। क्या होता है आपका, म स। बस इसमें अंतर यही है, हम लोग म स में किन्हीं 2 संख्याएं या 2 से अधिक संख्याएं लेते हैं, और गुणनखंड में हम सिर्फ एक ही संख्या को हम जान सकते हैं कि उसके कितने गुणनखंड हैं। लेकिन हम म स किसी एक ही संख्या का नहीं बता सकते हैं कि आप 2 का म स बताइए, 3 का म स बताइए, तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई 2 या 2 से अधिक संख्या आप दीजिए, हम वहाँ पर बता देंगे आपको। तो गुणनखंड यानी आप बस एक ही चीज़ समझिएगा, जल्दीबाजी में नहीं, एक ही चीज़ समझिएगा, म स। तो भाई आपको समझ में गुणनखंड क्या होता है कि वह उस संख्या को, एक कोई संख्या दी रहेगी आपको, उस संख्या को कौन कौन क्या करेगा, विभाजित करेगा, या किसका उसमें भाग चला जाएगा। तो 2 में कौन कौन विभाजित कर सकता है, 1 और 2। अगला उदाहरण हम लोग लेते हैं 12।
अब ध्यान दीजिए 12 किससे किससे विभाजित होगा। पहले तो 12 1 से विभाजित होगा, ठीक है, 2 से भी विभाजित होगा, ठीक है, 3 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा और स्वयं से होगा। तो 12 के कितने गुणनखंड हैं भाई? 12 के कितने गुणनखंड हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने गुणनखंड हैं? 6 गुणनखंड हैं। 12 के कितने गुणनखंड हैं? 6 गुणनखंड हैं। तो यानी गुणनखंड हमने वहाँ भी यही बताया था और यहाँ भी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा। तो जब हम लोगों को गुणनखंड आ जाएगा तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड परिभाषाएं हैं जो कि हम लोगों को सीधा सीधा आप लोगों को किताबी भाषा बता दिया जाता है। तो गुणनखंड आप लोग बस यही समझिएगा, वह किस किस संख्या से विभाजित होगा, यानी मैं किससे किससे विभाजित होऊंगा। यदि मान लीजिए मैं 3 हूँ तो किससे कौन कौन मुझको विभाजित कर सकेगा? 1 और 3 ही कर सकेगा और कोई हमको विभाजित कर ही नहीं सकता। तो ये भी इसी प्रकार 12 संख्या है। 12 को आप कह दीजिए 5 विभाजित कर दे, बिना दशमलव में गए भाई 7 विभाजित कर दे तो नहीं कर सकेगा। तो यही समझना बहुत ही बेहद रहना चाहिए, बेहतरीन भी होना चाहिए आपका ये गुणनखंड। और ऐसे ही इतना सरल माध्यम में है, कहने का नहीं, लेकिन बहुत लोग जल्दी बताते भी नहीं हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं की परिभाषा पहले गौर करिएगा, बहुत ही अच्छे से सुनिएगा हमारी बात। हम लोग सिर्फ धनात्मक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? धनात्मक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। भाज्य में भी, अभाज्य में भी, या सम में भी और विषम में भी। ये आप लोग बहुत ही पहले ही बात को ध्यान धर के सुनिएगा। तो हम लोगों को अब अभाज्य संख्या में ऐसा नहीं कि जीरो आना चाहिए, भाज्य संख्या में ऐसा नहीं जीरो आना चाहिए। तो क्योंकि जीरो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक, और अपने को पढ़ना क्या है? सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्याओं के बारे में। तो भाई अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आप लोग परिभाषा के अनुसार समझिए। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो। ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। दो गुणनखंड हों, यही होती है अभाज्य संख्या की परिभाषा। आप अभाज्य संख्या की परिभाषा कुछ मत जानिए, ये भी मत जानिए कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, ये आप भूल जाइए। आप सिर्फ जानते रहिएगा कि जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड होने चाहिए अभाज्य संख्या के लिए? 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए अभाज्य गुणनखंड के होने के लिए? 2 होने चाहिए भाई। अब इन्हीं 2 को देखिए ध्यान से, आप 2 से ज़्यादा भी ना हो और 2 से उसके गुणनखंड भी कम ना हो। अब गुणनखंड आपको समझ ही में आ गया होगा, यानी वह सिर्फ और सिर्फ कितनी संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए? कितनी संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए भाई? 2 संख्याओं से। गुणनखंड यानी ना यही ना, वह किससे विभाजित होगी? तो यही, तो वह केवल और केवल कितनी संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। यानी इसको हम अंग्रेजी में क्या लिख सकते हैं? only for 2 factor, only for 2 factor। केवल और केवल कितने? 2 ही हों, 2 गुणनखंड से ज़्यादा होने ही नहीं चाहिए। यानी एक तरीके से और परिभाषा हम दे सकते हैं, ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ, या केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फॉर नहीं भाई, वनली एंड वनली लिखना चाहिए। वनली एंड वनली अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं। और हिंदी में ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं से विभाजित हो, 2 संख्याओं से विभाजित हो। तो वह इस तरीके से अपने को समझ में आना चाहिए।
आप लोगों ने किताबों में वो बहुत देखा होगा, जो एक और स्वयं कलाम किसी और से ना कटे, या इसी प्रकार से आप लोग ये भी देखेंगे। तो ये अगर हमको अपने दैनिक जीवन में उपयोग वाला समझ में आ रहा होगा बोली चाल भाषा में, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं से विभाजित हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्या कहेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन ऐसी संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं से कट रही हैं। पहला उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण पहले हम लोग बहुत सारा समझते हैं, तो यहाँ पे हम लोग फिल अप कर देंगे। तो भाई भाज्य संख्या हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, तो आप लोग समझते रहिएगा। एक अब हम लोग देखेंगे किससे किससे विभाजित हो रहा है। एक सिर्फ और सिर्फ किससे विभाजित हो रहा है? एक से। तो यानी एक के कुल कितने गुणनखंड हुए? एक। और हम अभाज्य संख्या पढ़ें, क्या पढ़ें? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कह रही है कि कितने गुणनखंड होने चाहिए? केवल और केवल दो गुणनखंड। यानी ऐसी संख्या लो जो सिर्फ और सिर्फ दो ही संख्या से कटे, ना दो संख्या से कम हो ना दो संख्या से ज़्यादा हो। तो एक किससे किससे कट रहा है? देखिए एक से ही कट रहा है, तो इसके कितने गुणनखंड? एक गुणनखंड। यानी कहने का मतलब है एक क्या अभाज्य है? परिभाषा के अनुसार आप समझिए, एक क्या अभाज्य है? नहीं है। तो एक अभाज्य नहीं है। अगला हम देखते हैं दो देखते हैं किससे किससे विभाजित हो रहा है। दो एक से भी विभाजित हो रहा है और दो से भी विभाजित हो रहा है। अब फिर आइए परिभाषा पढ़िए, जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, या ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं से विभाजित हो। अब दो कितनी संख्याओं से विभाजित हो रहा है? एक और दो से। सिर्फ दो ही संख्याओं से विभाजित हो रहा है नहीं। तो इसी प्रकार दो क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम दो मिल गया एक संख्या दो। अगली संख्या हम देखते हैं तीन देखते हैं किससे किससे विभाजित होगा। तो तीन भाई किससे किससे विभाजित होगा? एक से और तीन से। तो ये भी, इसके अलावा ये किसी और से विभाजित नहीं होगा। तीन और किसी संख्या से भी विभाजित नहीं होगा। तो आप वही परिभाषा के साथ फिर ऐसी संख्या, अब ऐसी संख्या तीन है जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने गुणनखंड हैं? दो ही गुणनखंड हैं। और वो कौन कौन गुणनखंड हैं? एक और तीन। तो तीन भी क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो आप लोग अभी तक अच्छे समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या या प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो प्राइम नंबर भाई किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, या उसको केवल और केवल कितनी संख्याएं डिवाइड करनी चाहिए? दो ही संख्याएं डिवाइड कर पाएँ। उससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए हमको, उससे कम भी नहीं चाहिए। तो तीन भी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। अगला हम लेंगे पाँच देखेंगे किससे किससे विभाजित है? एक से और पाँच से। पाँच किससे है? एक और पाँच से। तो ये भी क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। सॉरी, इसमें चार छूट गया था, तो चार लेते हैं। चार किससे किससे विभाजित है? एक से विभाजित है। चार में किसका किसका भाग जाएगा भाई? एक का भाग जाएगा, दो का भी भागा जाएगा और पूर्णतः विभाजित कर देगा। और चार देखिए खुद स्वयं से भी है, चार से भी विभाजित है। तो अब देखेंगे हम चार के कितने गुणनखंड आ रहे हैं? एक दो तीन। कितने गुणनखंड आ रहे हैं? तीन। यानी चार कितनी संख्याओं से विभाजित है? तीन संख्याओं से। लेकिन अपना परिभाषा अभाज्य का क्या बना? ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं से विभाजित हो। तो इसी प्रकार से चार नहीं आएगा, चार नहीं आएगा आपका, चार नहीं आएगा। क्यों नहीं? क्योंकि उसको दो से अधिक गुणनखंड हैं। और ये कह रहा है सिर्फ हमारा कितना गुणनखंड होना चाहिए? दो ही होना चाहिए। हमें ना 2 रुपये ज़्यादा चाहिए ना 2 रुपये कम, हमें अपना सिर्फ और सिर्फ 2 ही रुपये चाहिए। ये कौन कहता है? अभाज्य कहता है। क्या कहता है? कौन कहता है? अभाज्य कहता है। इसी प्रकार अगली संख्या आप लोग अनेक उदाहरण देख लेंगे। 7, 11, 13, 17, 19। बहुत लोग समझते होंगे 15 भी। अब 15 के लिए चलिए हम दो लोग देखते हैं। ये एक से कटेगा, 3 से भी तो कटेगा ना 15, 3 के पारा में आता है, 5 के भी देखिए पारा में आता है, यहाँ तक कि ये किसके पारा में आएगा? 15 के भी पारा में आता है। तो 15 के कितने गुणनखंड? 4 गुणनखंड। ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब लोग बहुत लोग सोच रहे हैं 9 भी होना चाहिए।
9 के लिए देख लेते हैं, ये 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है। तो 9 के कितने गुणनखंड? 3 गुणनखंड। ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो या वह सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं से कटे, वही क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो इस प्रकार 2 3 5 7 11 2 3 5 7 11 13 17 19 21 23 29 31 37 41 43 47 47 के बाद आपका आ जाएगा 53 53 के बाद 59 59 के बाद आपका 61 67 71 73 79 83 83 के बाद क्या आ जाएगा? 89 89 और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? 93 नहीं, आपका 89 के बाद कितना आ जाएगा? 97 डॉट डॉट डॉट। आपका मतलब 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या आ जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसमें से भाई कोई एक और कट रहा होगा अन्य संख्याओं से, तो आपके ये 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ आएंगी? 24 संख्याएँ आएंगी। इसमें अपना ज़्यादा आ रहा है भाई 21। ध्यान दीजिए 21 3 से कट रहा है, 21 अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसी प्रकार से आपका हो गया 25 संख्या आनी चाहिए, 25 संख्या होंगी भी गई। तो आप लोगों को देख लीजिएगा जो संख्याएं के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे इनमें से वह अभाज्य नहीं होगी। तो बस अब अभाज्य समझ में अगर हमको आ गया तो समझ लीजिए आपको भाज्य आ गया। क्या आ गया? भाज्य आ गया। तो अभाज्य का हम लोगों ने देखा जिसको केवल और केवल 2 गुणनखंड हो या उसको कितनी संख्या से डिवाइड करनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं से। अगला हम लोग अब इसी में देख लेते हैं भाज्य संख्या। हम कह रहे हैं आपको अगर एक कहा जा रहा है या दूसरा अपने आप आ जाएगा, तो भाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहेंगे भाई? कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। आप लोग एक और ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्या को कुछ औरों भी कहते हैं संयुक्त संख्या। क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या। अब संयुक्त संख्या को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। ये भी मिटा दे रहे हैं, ये तो समझ में पुराना ही लेक्चर था, आप लोगों ने देखा भी होगा। सॉरी, पुराना में इससे पिछले वाले में इससे पहले बताया था मैं। अब भाज्य संख्या को क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। अब इसमें क्या है? कह रहा है जिसको केवल और केवल कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2 गुणनखंड। अब भाज्य संख्या क्या कहेगा? भाज्य संख्या कहेगा कि हमको सिर्फ 2 नहीं चाहिए भाई, हमको 2 से ज़्यादा चाहिए। हम इसमें संतुष्ट ही नहीं होंगे। होते हैं बहुत, 2 भाई होते होंगे, कोई इतने से संतुष्ट हो जाता होगा, कोई बहुत सारा उसको चाह रहा है फिर भी संतुष्ट नहीं होगा। तो इसी प्रकार से भाज्य और अभाज्य भी है। तो भाई अभाज्य कह रहा है भैया हमको 2 ही दे दीजिए, हम इतने में संतुष्ट हैं, हमको इससे कम भी नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं चाहिए। और ये भाज्य क्या कहता है? भाज्य कह रहा है कि हमको 2 से ज़्यादा चाहिए भाई। तो ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक, 2 से अधिक क्या हो भाई? गुणनखंड हो। ऐसी संख्या है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी इसको हम एक तरीके से और कह सकते हैं कि नहीं कि जिसके फैक्टर क्या हो? फैक्टर गुणनखंड मान गुणनखंड को क्या कहते हैं? फैक्टर। जिसके फैक्टर कितने हो? 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, तो भाई उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या को ध्यान दीजिएगा संयुक्त संख्या भी कहते हैं। और भाज्य संख्या को हम इस तरीके से कितने अपने में परिभाषा दे दें, ऐसी संख्या है जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो,
इस ये भी कह सकते हैं कि नहीं, तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसी संख्या है जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होना चाहती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। इसमें जानते रहिएगा 2 से कम भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए अभाज्य में, न 2 से ज़्यादा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए। इसमें भी 2 से तो कम होता ही नहीं है, 2 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। हमें कम चाहबे न करें, हमके ज़्यादा ही चाहे, इके कहता भाज्य संख्या कहता, और अभाज्य बेचारा कहता हमके दुबई दे दे भाई, खुद सही हुई में। तो अब समझिए इसका उदाहरण हम लोगों ने देखा था एक के लिए, अभी यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे पहले उदाहरण लिख देते हैं और जो जो भाज्य संख्या होगी उससे हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। तो देखते हैं 1, वही बात, 1 के कितने गुणनखंड, 1, यह अभी भाज्य नहीं है। 2 को देखते हैं, 2 के कितने गुणनखंड, 1 और 2, 2 ही गुणनखंड, यानी यह सिर्फ 2 संख्याओं से विभाजित हो रही है। और यह कह रहा है 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होना चाहिए या डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होना चाहिए या डिवाइड होना चाहिए भाई, कौन कह रहा है, भाज्य कह रहा है। तो 2 किससे किससे विभाजित हो रहा है, 1 और 2 से सिर्फ 2 ही संख्याओं से विभाजित हो रहा है, ये भी भाज्य नहीं है। 3 देखिए, 1 और 3 से विभाजित हो रहा है, ये भी भाज्य नहीं है। ध्यान दीजिए, मैं भाज्य कह रहा हूँ, अभाज्य नहीं। आप लोगों को समझ में या सुनाई में देने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है भाई कि अभाज्य कह रहे हैं, लेकिन मैं भाज्य कह रहा हूँ, पढ़ा यही रहा हूँ, तो इसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। जब मैं इसके बारे में बात करूँगा तो यहाँ पे हाथ जरूर करूँगा, तो समझते रहिएगा आप लोग। 4 भी देखिए, 4 किससे किससे विभाजित हो रहा है, 1 से, 2 से और 4 से। अब ध्यान दीजिएगा, 4 कितनी संख्याओं से विभाजित हुआ, 3 संख्याओं से, और 3 2 से अधिक है या कम है, अधिक है ना भाई 2 से, तो वही परिभाषा मिल गया ना अब आपको, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। और इसमें देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं, यानी 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो 1 और 2 से तो विभाजित हो ही रहा है, 4 से भी विभाजित हो रहा है। यानी पहली भाज्य संख्या, पहली भाज्य संख्या कौन होगी, 4 होगी। पहली भाज्य संख्या कौन होगी, 4 होगी। बहुत लोग भाज्य संख्या को सम संख्या समझते हैं, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। सम संख्या यानी जो 2 से विभाजित हो, और भाज्य संख्या यानी वो 2 से संतुष्ट नहीं है, वो कह रहा है कि हमें 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए। गुणनखंड यानी 2 से अधिक संख्याओं से वह विभाजित होना चाहिए, चाहे वह सम संख्याओं से विभाजित हो, चाहे वह विषम संख्याओं से विभाजित हो। लेकिन आपका जो सम था वह सिर्फ 2 से ही विभाजित हो रहा है, यानी सम संख्या से ही। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो पहली संख्या क्या आ गई, 4। क्यों आ गई, क्योंकि इसके कितने गुणनखंड हैं, 3 गुणनखंड है, और ये कितने हैं, 2 से कितने हैं, अधिक है ना भाई, 2 से अधिक हैं, बस हमें यही ध्यान देना है। अब कितने हैं वो नहीं मतलब है, सिर्फ 2 से ज़्यादा बस। तो अगला देखेंगे 5। 5 देखिए कितना है, 1 और 5, इसको तो सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं, तो ये कौन हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हैं वह अभाज्य, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं वह भाज्य हो जाएगा। तो 6 देखिए, 6 के कितने गुणनखंड, 1, ये यहाँ पर टिक लगा है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और यहाँ तक 6 से भी कट रहा है। तो 6 भी आप देख रहे होंगे, 6 भी किससे किससे कट रहा है, 1 2 3 6, यानी 6 के कितने गुणनखंड हैं, 2 से तो ज़्यादा संख्याओं से कट रहा है ना, तो 6 के कितने गुणनखंड हैं, 4 गुणनखंड, 2 से अधिक है। अगला 7। 7 भी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 7 देखिए, 1 और 7 से कट रहा है, यह भी 2 संख्याओं से कट रहा है, और अपने को क्या चाहिए, 2 से अधिक चाहिए, तो 7 भी नहीं होगा। फिर अगला देखिए, हम लोग यहीं पे देख लेते हैं अब 8। 8 देखिए, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, और 4 से कट रहा है, यहाँ तक 8 से भी कट रहा है। तो 8 भी एक क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। क्यों हो जाएगी, वही बात, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तो 8 हो गया। आप लोगों को वीडियो में थोड़ी देरी लगेगी, लॉन्ग वीडियो बन सकता है, लेकिन आप लोग बड़े अच्छे से उदाहरण के माध्यम से एक एक चीज़ हम लोग समझेंगे, ताकि आप लोग भी किसी और को बता सको। अगला हम लोग देखते हैं 9। 9 देखते हैं किससे किससे कट रहा है भाई। 9 1 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, और 9 से कट रहा है।
अब 9 संख्या आप देखिए, पहली बात तो ये सम भी नहीं है, तो 9 क्या है, विषम है। लेकिन विषम के साथ साथ यह क्या है, भाज्य भी है। क्यों है, क्योंकि इसके 2 से क्या आ रहे हैं, अधिक गुणनखंड। क्या आ रहे हैं, 2 से अधिक गुणनखंड, यानी 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है नहीं, तो 1 से भी विभाजित हो रही है, 3 से भी विभाजित हो रही है और 9 से भी। इसी प्रकार अगला संख्या 9 आ जाएगा, अगला 10 आ जाएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और यहाँ पे 15, 16, 18, 21 भी देखिए। 21 भी देखिए आप किससे किससे कट रहा है। 21 के लिए देख लेते हैं हम लोग। 21 देखिए 3 से कट रहा है, पहले तो 1 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, उसके बाद 3 से कट रहा है, 7 से कटा है और 21 से भी कट रहा है। यानी देखिए इसके कितने गुणनखंड, 4 गुणनखंड, और 4 2 से ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अगला 22, 24, 25 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी। आप लोग देखिए यहाँ से अब बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका, और बड़े ध्यान से अब देखिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन दिख रही है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या मतलब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सी है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सी है, 4 है। कौन सी है, 4 है। यहीं पे हम लोग गलती करते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या को हम लोग क्या बताते हैं, 2 बताते हैं, क्योंकि भाज्य मतलब जो विभाजित हो, ये हमारे दिमाग में बैठा है। अब भाज्य मतलब ये मत समझिए कि जो विभाजित हो, भाज्य या अभाज्य मतलब समझिए गुणनखंड। अब गुणनखंड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है, और 1 तो आएगा नहीं, और 2 आएगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभाज्य में आएगा, और 2 से अधिक गुणनखंड आएंगे तो किस में आ जाएंगे, भाज्य में आ जाएंगे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। क्या कौन सी है, 4 है। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और शानदार आपका बनेगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या यानी ऐसी, सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए, पहले देखिए अब क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। भाज्य चलिए देखिए 4, 6, 8, 9, 10 सभी हैं। और क्या होना चाहिए, भाज्य तो हो लेकिन क्या हो, विषम भी हो। क्या हो, विषम भी हो। 4 विषम है नहीं, 6 विषम है नहीं, 8 विषम है नहीं, 9 है, हाँ 9 विषम है, 10 भी विषम नहीं है, 12 भी विषम नहीं है, 14 भी विषम नहीं है, 15 भी विषम है, उसके बाद यहाँ पर 21 भी विषम है। तो इस प्रकार से विषम संख्या हमें मिल गई। अब हम लोग देखेंगे छोटी कौन है इन विषम संख्याओं में, भाज्य विषम संख्या में छोटी कौन है, 9। तो इस प्रकार आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 9। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा भाई, गर्मी बहुत है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, 9 है। और आप लोग को यहाँ पे देखते होंगे भाज्य संख्या, किसमें, भाज्य संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं, सम भी आ रहा है और विषम भी। यानी भाज्य संख्या में कौन कौन सी आ रही है, सम भी आ रही है और विषम भी आ रहा है कि नहीं भाई, विषम भी आ रही हैं। भाज्य संख्या में देखिए कुछ सम संख्या आ रही हैं, कुछ विषम संख्या आ रही हैं। लेकिन आप लोग इधर गौर कीजिए, अभाज्य संख्याओं में, अभाज्य संख्याओं में आप जितनी भी अभाज्य संख्याएं लिखेंगे, आप जितनी भी अभाज्य संख्याएं लिखे हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ कौन आया है, सम 2 आया है। सिर्फ और सिर्फ कौन सम आया है, 2 ही आया है। बाकी जितनी संख्याएं आई हुई हैं वह सभी क्या हैं, विषम हैं। यानी आपका यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, संपूर्ण अभाज्य संख्या में सम संख्या कौन है, सम संख्या कौन है भाई, 2 है। संपूर्ण अभाज्य संख्या में सम संख्या कौन है, 2 है। तो आप लोगों को एक यहाँ से भी प्रश्न बनना
जाता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, सम भी है और अभाज्य भी है। तो आप लोग यहाँ से देखिएगा, दो क्या है, सम भी है और अभाज्य है। लेकिन आप लोगों का यही में आप लोगों का भी पूछ लेगा, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या, ऐसी सम संख्या जो क्या हो, भाज्य हो। तो 4 ही हो रहेगा उत्तर, उसका बदलेगा नहीं, क्योंकि अगर भाज्य संख्या पूछा है सबसे छोटी तो 4 भी होगा। 4 सम भी है और सबसे छोटा भी है, तो उसका उत्तर 4 ही होगा। लेकिन सबसे छोटी सम संख्या पूछेगा तो हम लोग 2 में जाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया हम लोग किस संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, धनात्मक संख्याओं के बारे में। आप लोग 0 को वरीयता सम संख्या में देंगे जब वह बहुविकल्पी में या आपके कंपटीशन लेवल में पूछता रहेगा तब देंगे। तो आप लोग समझते रहिए। अब आप लोग कहीं अभाज्य और भाज्य में एक और क्वेश्चन देखिए, भाज्य और अभाज्य में आपको भाज्य और अभाज्य में कहीं भी एक दिख रहा है, एक दिख रहा हो तो बताइए आप। तो इस प्रकार हम इस पॉइंट को नोटेट करेंगे और लिखेंगे, एक न तो भाज्य यानी न तो कंपोजिट है और न ही अभाज्य, और न ही क्या है, अभाज्य है। कौन, एक, एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य है। देख लीजिए आप, यहाँ से भी हमने शुरू किया, 2 से शुरू किया, 2 3 5 7 11 13 17, यहाँ से भी 4 6 8 9, क्योंकि इन लोगों का परिभाषा ही है ना, भाज्य कह रहा हमें और सिर्फ 2 ही चाहिए, 2 गुणनखंड चाहिए। और ये अभाज्य कह रहा है हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड चाहिए, और भाज्य कह रहा है हमें 2 से ज़्यादा चाहिए। कोई एक लेने को तैयार ही नहीं है। तो एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो यही जानते रहिएगा आप लोग एक के बारे में। जैसे शून्य था ना हमारा, शून्य क्या था, न तो धनात्मक था न ही है, और न ही क्या था, ऋणात्मक था। उसी प्रकार से आप लोग ये पॉइंट जो हैं ये सब बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही आपके लिए वरदान साबित होंगे, तो आप लोग जानते रहिएगा। तो भाई यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, ऐसी कौन सी संख्या है जो संपूर्ण अभाज्य संख्या में सम है, सिर्फ और सिर्फ 2, या 2 को छोड़कर अन्य कौन सी संख्या आ रही है, विषम संख्या। विषम संख्या हमने परिभाषा पूछा, जानते हैं, इससे पहले पढ़ाया था, जो 2 से विभाजित ना हो, 3 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, 5 भी नहीं हो रहा है, 7 भी नहीं हो रहा है, तो इसमें विषम संख्या आ रही हैं। 2 को छोड़ कर भाई अभाज्य में, अभाज्य में क्या आ रही है, सम विषम दोनों मिक्सअप करके आ रही है। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आप लोग यही जानते रहिए, एक के लिए विशेष कथन है, एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य, क्योंकि कोई कह नहीं रहा है, कोई कह भी नहीं रहा है ना कि सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड हो, कोई कह ही नहीं रहा है। या तो ये कह रहा है हमको 2 गुणनखंड चाहिए, एक कह रहा है हमको 2 से अधिक चाहिए। देखिए भाई नाम में ये तो बड़ा है, नाम में ये बड़ा है ना, अभाज्य और भाज्य। इसमें अंग्रेजी में मत जाइएगा, हिंदी में देखिएगा। भाज्य कितने अक्षर का है यहाँ पे, शायद 2 या 2.5 अक्षर का है, लेकिन उससे एक अक्षर ये बड़ा है। तो बड़ा भाई क्या कर रहा है, यहाँ पर संतुष्टि दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, संतुष्टि दिखा रहा है। और छोटका भाई क्या कर रहा है, ये कह रहा है नहीं हमका 2 चाहे ना करे, 2 ही ज़्यादा चाहे। और बड़का भैया कहते जाए दो हमके 2 दे दो भाई, हम ही खुश है बस। तो भाई ये संतुष्ट है बड़ा भाई, और छोट भाई क्या है, बहुत जिद्दी है, नहीं हमका 2 से ज़्यादा चाहे तो चाहिए। तो इस प्रकार से आपका भाज्य और अभाज्य खत्म हुआ। तो आप लोगों को भाज्य और अभाज्य जहाँ भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो और समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला हम लोग देखते हैं सह अभाज्य संख्या। इसी से रिलेटेड एक है, वही हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो भाई सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अब से अभाज्य संख्या होती क्या है, इसको अंग्रेजी में कहते क्या है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर।
कहीं कहीं आपको सहभाज्य युग्म भी मिलेगा भाई, लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग सह अभाज्य युग्म भी मिलेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा ना। सहभाज्य युग्म, तो सहभाज्य संख्या कीजिए या सहभाज्य युग्म की ही बात एक ही है, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर कहने का अर्थ है ये अकेला कभी नहीं रहेगा। जैसे हम अकेला म से नहीं निकाल सकते किसी भी संख्या का, उसी प्रकार हम इसको भी अकेला नहीं लिख सकते हैं कि 2 का को प्राइम बताइए, तो नहीं बता सकते। उसके साथ कोई ना कोई रहना चाहिए, एक ही रहे यानी 3 ही रहे, 4 ही रहे, 5 ही रहे, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई रहे। तो ये जब भी बात होगी जोड़े में होगी, 2 संख्याएं होंगी, 2 से अधिक संख्याएं होंगी, उसमें बात होंगी। तो हम लोग इसका देखते हैं पहले क्या हो रहा है, क्या होती है सहभाज्य संख्याएं। पहले हम लोग परिभाषा ही जान जाते हैं। ऐसी संख्या जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल कितने होने चाहिए, एक हो। जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने होने चाहिए, केवल और केवल एक हो। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड ध्यान दीजिए, हम लोगों ने आपको बताया था उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी जब 2 संख्याओं की बात होगी और गुणनखंड का बात होगा तो उसको हम लोग क्या कहते थे, म से। क्या कहते थे भाई, म से। यानी इसका हम एक तरीके से वो परिभाषा दे सकते हैं, जिसका म से क्या हो, जिसका म से एक हो। यही आपको किताब में दिया रहेगा, आप लोग यही समझते रहिए। तो भाई इससे अच्छा ये वाला है, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल क्या हो, एक हो। उसी को क्या कहेंगे, सहभाज्य संख्या या सहभाज्य युग्म कहेंगे। अब चलिए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। और ये भी हम बताए हैं आपको कि हम जितनी भी संख्याओं की बात कर रहे हैं अभी, चाहे वो सम संख्या हो, चाहे विषम हो, चाहे भाज्य हो, चाहे अभाज्य हो, या चाहे सहभाज्य हो, वो हम किस संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, धनात्मक संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। किस संख्या के बारे में बात कर रहे हैं भाई, धनात्मक संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो सहभाज्य युग्म में चलिए देखते हैं क्या होता है। उदाहरण अब देखते हैं हम लोग, हमको उदाहरण से बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा, यानी एग्जाम्पल, हमको इससे बहुत ज़्यादा समझ में आएगा भाई। आप लोग बस ध्यान से एग्जाम्पल को समझिए। अब एग्जाम्पल क्या कहता है, 2 संख्याएं आप लीजिए, युग्म माने जोड़ा। अब उसमें 2 संख्या हो सकती हैं, 2 से अधिक भी संख्याएं होती हैं। हमने कोई 2 संख्या ले ली, 2 और 3 ले लिया, 2 और 3। अब हमको बताना है क्या ये सहभाज्य युग्म है। तो पहली बात तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, या इसका क्या निकालेंगे, म से। तो हम लोग देखते हैं जब 2 का फैक्टर करते हैं, कितने का फैक्टर करते हैं, 2 का। जब हम लोग 2 का फैक्टर करेंगे तो यह 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। फैक्टर माने गुणनखंड ना, तो यह किस किस संख्याओं से कट रहा है, 1 और 2 से भी कट रहा है। 3 किससे कट रहा है, 1 और 3 से भी कट रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा 2 और 3 में उभयनिष्ठ कौन आ रहा है, उभयनिष्ठ यानी यहाँ पे देखिए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल क्या हो, 1 हो। यानी उभयनिष्ठ कहने का अर्थ है वो सभी में मिले आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले। आप देखिए 2 और 3, 2 इसमें 3 इसमें, दोनों में नहीं मिल रहा है, तो मिल कौन रहा है, उभयनिष्ठ कौन है, 1 1, इसमें भी है इसमें भी है। यानी 2 और 3 का गुणनखंड क्या आ जाएगा, 1। यानी जिसका गुणनखंड यदि 1 आ गया, चाहे वह जो भी संख्याएं हों, और होनी चाहे धनात्मक संख्या या नहीं 0, चाहे वो जो भी संख्याएं हों, यदि जिसका गुणनखंड 1 आ गया, कितना आ गया, 1, या उसका म से 1 आ गया, तो वह संख्याएं क्या होंगी, सह अभाज्य संख्या होगी या को प्राइम नंबर होगा। तो 2 और 3 का म से कितना आ जाएगा, 1। यानी 2 और 3 आपकी क्या हो जाएंगी, सह अभाज्य युग्म हो जाएंगी। अगला हम लोग उदाहरण देखते हैं 3 और 6 का, 3 और 6 का। अब एक हमने गुणनखंड से देख लिया था, अब एक हम लोग भाग विधि से म से देख लेते हैं 3 और 6 का।
3 दूनी 6, डिवाइड हो जा रहा है 0, यानी 3 और 6 का मसा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 और 6 का मसा कितना आ जाएगा? 3। अब यह क्या सहभाज्य युग्म है या सहभाज्य संख्या है? अभी सहभाज्य संख्या क्या कह रही है? उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो या जिसका मसा क्या हो? 1 हो और उसका मसा कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो यह सहभाज्य युग्म नहीं है। क्यों नहीं है? इसका उत्तर हम लोग बड़ी आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि उसका मसा या उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं आ रहा है। अब इसका रचित गुणनखंड भी देख लेते हैं। अब 3 का गुणनखंड देखिए, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 6 का देखिए, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। अब इसमें देखिए आप लोग 3 और 6 में 1 भी उभयनिष्ठ मिल रहा है, 3 भी उभयनिष्ठ मिल रहा है। आपका परिभाषा क्या कह रहा है? ऐसी संख्या जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 हो। उभयनिष्ठ तो 1 मिल रहा है, लेकिन 1 के सिवाय क्यों और भी मिल रहा है? ये 3 मिल रहा है, इसीलिए इसका भी गुणनखंड कितना होगा? 3 ही होगा। 1 गुणे 3 बराबर 3। समझिए में आया? 1 तो मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या है? केवल और केवल 1, यानी 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको ना मिले। तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं। आप लोग मसा से भी लगा सकते हैं और गुणनखंड से भी सहभाज्य संख्याओं के बारे में जान सकते हैं। अगला कुछ उदाहरण हम लोग और देखते हैं। आइए, जैसे अब कोई लोग कहेंगे कि सहभाज्य संख्याएं क्या हरदम सहभाज्य संख्याएं आ जाएंगी? अगला उसी पे तथ्य पे उदाहरण है 4 और 9। 4 और 9। अब 4 और 9 का चलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कीजिए। 4 बराबर, सॉरी यहाँ पर ही कर दीजिए, 4 बराबर, ये 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। गुणनखंड यही है भाई। अभी हमको अभाज्य गुणनखंड किया होता ना, हम लोग दूसरा करते। अब सिर्फ गुणनखंड किया है। क्या क्या है? सिर्फ गुणनखंड। तो गुणनखंड यानी कौन कौन किसको किसको विभाजित करेगा। तो 4 को कौन कौन विभाजित करेगा? 1 भी, 2 भी, 4 भी। और 9 को देखिए कौन कौन विभाजित कर रहा है? 1 तो करेगा ही, 3 भी कर रहा है और 9 भी कर रहा है। अब आप लोग इसमें देखते होंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में मिल रहा है, दोनों में 1 मिल रहा है। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 नहीं है। 4 यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 नहीं है। तो 4 और 9 में उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको क्या मिला? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला भाई? 1 मिला कि नहीं? अब जो 1 मिल गया, यानी 4 और 9 भी क्या है? सहभाज्य संख्या है। क्या है? सहभाज्य संख्या है, यानी सहअभाज्य युग्म है कि नहीं है? अब सहभाज्य युग्म तो है, लेकिन आप लोग इसके नाम में देखते होंगे अभाज्य। क्या देखते होंगे? अभाज्य। अभाज्य यानी सिर्फ और सिर्फ कौन सी संख्या होनी चाहिए? अभाज्य आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 4 तो भाज्य है, 9 भी क्या है? भाज्य है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई, नाम पे नहीं जाना है। नाम पे इस पे नहीं जाना है। क्यों इस पर जाना है? काम पर जाना है। जैसे हम लोगों का नाम बहुत अच्छा रहता है, बहुत लोगों का बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे किसी का नाम शिवा। अब बताइए, नाम तो शिवा है, किसी का नाम रुद्रा, भगवान जी का नाम रखे हैं सभी लोग, लेकिन काम एकदम चोरों वाला है। तो हम लोग नाम पे नहीं जाएंगे। इसी प्रकार सहभाज्य संख्या भी है। तो भाई सॉरी, शिवा और रुद्रा लोग गुस्सा मत जाइएगा, लेकिन बता रहे हैं जिस प्रकार से नाम से रखने से कुछ नहीं होता है। आप ऐसा काम ही कीजिए कि आपका नाम हो। तो इसी प्रकार से यही है सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या के नाम पे मत जाइएगा कि इसमें अभाज्य है, कि अभाज्य के सामान्य साथ है, अभाज्य के साथ में कौन हो? अभाज्य हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है। ये हमें कौन उदाहरण सिखाया? 4 और 9, क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है, 4 भाज्य है, 9 भी भाज्य है। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। जैसे मिलेंगे 18 और 25। 18 और 25 का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 1 ही होगा। 18 भी भाज्य है और 25 भी भाज्य है। ना विश्वास हो आप इसका मसा निकालिए 18 और 25 का। 18 का 18, 15 में से 8 गए 7। अब 7 का भाग 18 में दीजिए, 7 दूनी 14।
8 में से 4 गए 4। अब 4 का भाग 7 में दीजिए, 4 1 का 4, 7 में से 4 गए 3। अब 3 का भाग 4 में दीजिए, 3 1 का 3 1। अब 1 का भाग 3 में दीजिए, कितना आ जाएगा 1 3 3 0। यानी लास्ट में जिसको भाग बचेगा वही क्या हो जाएगा म स। तो इस प्रकार से आप देखेंगे म स कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो हमें नाम पे इसके नहीं जाना है कि अभाज्य के साथ है अभाज्य ही आएगा। तो इस प्रकार से 18 भी भाज्य है 25 भी भाज्य है, लेकिन उसका गुणनखंड कितना है 1। यानी 18 25 भी क्या हो जाएगा सही संख्याएं हो जाएंगे। अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। पहले ये तीनों उदाहरण हम लोग लिख लेते हैं जो लिखे थे। 2 कामा 3 कामा, अगला क्या था 4 कामा 9 कामा 18 कामा 25 था। अब आप लोग समझिए यहाँ से 2 3 4 9 18 25। यदि आपको कोई 3 संख्या दे दिया 2 3 5 2 3 5, तब भी आप इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा 2 3 5। ये भी सहभाज्य संख्या है। चलिए देखते हैं। 2 बराबर 2 गुणे 1, 3 बराबर 3 गुणे 1, 5 बराबर 5 गुणे 1। यानी आप लोग देख रहे हैं उभयनिष्ठ कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है। तो युग्म तो है, जोड़ा तो है ना, तो इसका भी एक भी क्या हो जाएगा सहभाज्य युग्म हो ही जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमको देखने को मिला, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका म से 1 जरूर आएगा। आप कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, चाहे लगातार लीजिए चाहे लगातार ना लीजिए, उनका म से क्या आ रहा है 1 आ रहा है। जैसे हमारे कहने का अर्थ है, आप यहाँ पर 2 3 5 लिए हैं, अब आगे 2 3 5 7 9 ले लीजिए, 2 3 5 7 11 ले लीजिए। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं, लेकिन इनका म से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको एक क्वेश्चन बनेगा, हमको ये आपको अभाज्य संख्या में ही बता देनी चाहिए। अभाज्य संख्याओं का म से, अभाज्य संख्याओं का म से, अभाज्य संख्याओं का म से या अभाज्य संख्या जितनी भी उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। सभी अभाज्य संख्या ले लीजिए आप, सभी में आप लोग देखे होंगे एक चीज़ कॉमन होगा 1। 2 से भी 1 कट रहा है, 3 से भी 1 कट रहा है, 4 से भी 1 क्या कर रहा है 1 4 को भी काट रहा है, 1 3 को भी काट रहा है, 1 2 को भी काट रहा है, 1 5 को भी काट रहा है। यानी जितनी अभाज्य संख्या है 4 को छोड़कर जितनी अभाज्य संख्या है सबको 1 काट रहा है कि नहीं। तो अभाज्य संख्याओं का म से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभाज्य संख्याओं का म से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से हमें एक चीज़ ही समझ में आई। एक चीज़ यहाँ से अपने को और समझ में आई, कोई भी आप लोग 2 लगातार संख्या लीजिए 17 18, इससे अच्छा है आप लोग सीधा 1 और 2 ले लीजिए। 1 और 2 लगातार है कि नहीं। अगला ले लीजिए 3 और 4, अगला ले लीजिए 2 और 3। अभी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 में 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा कि नहीं। आप लोग एक बार देखिएगा। तो यानी यहाँ से एक कैलकुलेशन और बताना, 2 लगातार संख्याओं यानी लगातार संख्याओं, क्या बना आपका कैलकुलेशन लगातार, चाहे 2 लगातार संख्याओं का म से क्या होगा 2 लगातार संख्याओं का म से 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। 2 लगातार संख्याओं का म से क्या होगा 1 होगा। ये बात आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते रहिएगा। यानी लगातार आप संख्या ले लीजिए, उनका म से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अभाज्य संख्या ले लीजिए, उनका म से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं का सभी युग्म क्या होता है सहभाज्य होता है। और लगातार संख्या चाहे जितनी आप ले लीजिए 2 ठो, उनका भी म से क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएंगी सहभाज्य संख्या हो जाएंगी। और अभाज्य के ज़रूरी नहीं है कि वो अभाज्य ही हो, भाज्य भी हो सकता है। तो आप लोग ये बड़ी अच्छी तरीके से यही सहभाज्य संख्या हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ तक ही हमारा वीडियो बनेगा। इस वीडियो में तो आप लोगों को यदि नहीं समझ में आया है और कुछ हम क्वेश्चन इसमें देंगे,
अगले वीडियो में देंगे। पहले पुराने वीडियो का आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये लेक्चर नंबर 3 में हम लोग अच्छे से देख लिए। क्या क्या देखे इसमें अभी हमने इसमें देखा गुणा किसे कहते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और से अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। और बड़े ही विस्तार के साथ हम लोगों ने यहाँ से क्वेश्चन भी कुछ देखे कि 2 लगातार संख्याओं का मस्सा क्या होता है और 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मस्सा क्या होता है। कितनी भी आप अभाज्य संख्या ले लीजिए, सभी का मस्सा क्या हो जाता है, यानी सभी अभाज्य संख्या क्या है, सहभाज्य युग्म है। और ये भी देखा कि अभाज्य संख्याओं के साथ ही सहभाज्य संख्या में ये भी देखा कि अभाज्य जरूरी नहीं रहे, भाज्य भी हो सकता है, अभाज्य भी हो सकता है। तो ये अच्छे से आप लोग पढ़िएगा और समझ के ध्यान से। और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं सीधा परिमेय और अपरिमेय के साथ।